ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। बेटे, टुडे वी विल स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर नेम्ड एज चैप्टर नंबर 4। एनआईएसएम का हम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड 5A सीरीज, और हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं। ऐसा आप मान के चलिए कि आप बन चुके हैं, जो क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है ना। तो आप अपना रजिस्टर ओपन करें, नोट करना है, थोड़ी सी बातों को समझना है। आज जब आप नोट करेंगे तो आपको लॉजिकली चीजें ज्यादा याद रहने वाली हैं उस दिन जब आप पेपर देने जाएंगे। तो मैं भूपेश आनंद चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 1 की तरफ हूं इस समय। और आज बेटे बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, 10 नंबर 10 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर में। मैं अभी आपको वर्कबुक में लेके जा रहा हूँ। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई जो रेगुलेशंस हैं इन म्यूचुअल फंड की, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोग अपना ट्रस्ट, अपनी मेहनत के हार्ड वर्क अर्न मनी दे रहे हैं, तो देयर हैज टू बी अ ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट के लिए आपको रेगुलेट करना है, और उस रेगुलेशन के लिए देर आर सम रेगुलेटरी बॉडीज। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू ये बताऊंगा कि व्हाट आर द लीगल एंड रेगुलेटरी बॉडीज हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट दिस म्यूचुअल फंड्स। तो मैं 4 बॉडीज की बातें करूंगा। तो 10 नंबर का पेपर इसमें आएगा। आप सभी अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन लेंगे और थोड़ी सी बातों को नोट कर लेंगे तो 10 नंबर आराम से आपके क्लियर हो सकते हैं। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बार ये वर्कबुक भी लेकर आ गया। और वर्कबुक में देखिए चैप्टर नंबर 4 की हेडिंग लिखी हुई है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, NISM 5A सीरीज। एंड इन दिस देर आर 5 और 6 लर्निंग आउटकम्स जो हम रीड कर रहे हैं। देखिए जी, 5-6 लर्निंग आउटकम्स है जो हमें समझने हैं आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम अगर आप देखें तो लिखा हुआ है रोल ऑफ रेगुलेटरी इन इंडिया। रोल ऑफ रेगुलेटर्स कौन कौन है? व्हाट इज सेबी? सेबी क्या रेगुलेटर है? म्यूचुअल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रेगुलेटर है? IRDA क्या रेगुलेटर है? PFRDA क्या रेगुलेटर है? तो पहली बात, रोल ऑफ रेगुलेटर्स इन इंडिया, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको करना है। सेकंड इज रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग द म्यूचुअल फंड एंड हाउ दैट सेबी इज रेगुलेटिंग दोज म्यूचुअल फंड्स। उसने कौन सी रेगुलेशंस निकाली है, कौन सी बातें, कौन सी कंडीशंस हैं विच रेगुलेट दैट म्यूचुअल फंड। इट मींस इफ देयर इज अ 45, कोई भी म्यूचुअल फंड की बात करें, वेदर इट इज एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, वो 45 म्यूचुअल फंड में से कोई भी म्यूचुअल फंड है दैट हैज टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ सेबी। तो वो सेकंड ऑब्जेक्टिव है। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बाय AMC फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मतलब AMC जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनका ड्यू डिलिजेंस भी कराना, ये नेक्स्ट हम करेंगे। सेबी एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड्स। आप देखते होंगे सचिन तेंदुलकर साहब की एडवर्टाइजमेंट आती है इन रिगार्ड टू म्यूचुअल फंड, धोनी की आती है इन रिगार्ड टू म्यूचुअल फंड। सो द पॉइंट इज, उस एडवर्टाइजमेंट में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं आप को, वो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कोड ऑफ कंडक्ट्स जो हमें समझने हैं। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एंड रिडर्सल स्टैंडर्ड्स। इट मींस अगर एक इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए और वो म्यूचुअल फंड से वो परेशान है, सर्विस प्रोवाइडर से परेशान है, डिस्ट्रीब्यूटर से परेशान है, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से परेशान है, तो क्या वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है? इफ यस, तो किस रूट के थ्रू जाएगा? बेटा उस सिस्टम की बातें करेंगे। एंड द लास्ट इज एमफी कोड ऑफ कंडक्ट एंड एमफी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मींस जैसे आप यू विल बी गोइंग टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो यू विल बी रिगार्डेड एज ए इंटरमीडियरी। तो वो क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना है? तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मुझे ऐसा लगता है मैं शायद पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। वन इज द रोल ऑफ रेगुलेटर्स, हु आर द रेगुलेटर्स, एंड द रोल ऑफ सेबी, स्पेसिफिकली सेबी इन रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज वी आर डूइंग म्यूचुअल फंड्स। तो कमर सीधी करके बैठेंगे, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ कर देंगे, लैपटॉप में देखेंगे, डेस्कटॉप में देखेंगे। आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर नहीं मानेंगे। मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूँ, देयर आर 4 रेगुलेटर्स। आपको मैंने वैसे आई थिंक आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मैंने आपके लिए चैप्टर 4 की बड़ी प्यारी प्यारी सी PPTs भी प्रिपेयर की है। मैंने PPTs बनाई, मैंने उसके बाद हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की, फिर आपको मैं अभी वर्कबुक से दिखाऊंगा, आज आपको मैं गाना दिखाऊंगा, वेबसाइट से दिखाऊंगा, बड़ी सारी बातें बताऊंगा। ये देखिए दोस्त, सबसे पहला कंसेप्ट, मैंने जो PPTs प्रिपेयर किए उनको कंसेप्चुअल फॉर्म में प्रिपेयर किया कि भाई ये कंसेप्ट 1 है, ये कंसेप्ट 2 है, ये कंसेप्ट 3 है। तो कंसेप्ट 1 मैंने रखा है रोल ऑफ CBI, SBI, CBI नहीं, सेबी, सिक्योरिटीज
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब एक ऐसी सिक्योरिटीज को वो एक्सचेंज को बोर्ड क्या है जो उसको रेगुलेट करता है, उसका नाम है रोल ऑफ सेबी इन इंडिया। तो उसको डिस्कस करेंगे, है ना। उसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या राइट्स है, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या शर्त है, क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या कंडीशंस है, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप आराम से रोल ऑफ रेगुलेटर्स में 4 रेगुलेटर्स की बात हम करेंगे। बेटा लिखेंगे ना तो आपकी जान पहचान बनेगी। मैंने कहा 4 रेगुलेटर्स हैं। एक रेगुलेटर तो आपके सामने बार बार आ रहा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बड़े पापा हैं, बड़े पापा। हाँ, ये पूरी सिक्योरिटी मार्केट को, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को, ये पूरे को रेगुलेट करेंगे। इनके लिए रेगुलेशंस लेकर आएंगे एज सेबी हैज कम आउट विद म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 रेगुलेशंस में सेबी ने बड़ी सारी बातें, बड़े सारे टर्म्स कंडीशंस, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, बट ऑल दोस रेगुलेशंस को माइंड में क्या रखा सेबी ने, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। इस बात का ध्यान रखना है, पेपर में बार बार पूछेंगे। इट मींस ऑल रेगुलेशंस आर बीइंग फॉर्मुलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। अभी हम देखेंगे। तो देयर आर 4 रेगुलेटर्स, 4 रेगुलेटर्स हैं जी। पहला रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करेंगे। दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आपको पता है बेटे, आरबीआई जो है मनी मार्केट और बैंक्स को रेगुलेट करता है। तो बैंक्स जैसे एचडीएफसी, जैसे एसबीआई, जैसे आईसीआईसीआई, जैसे एक्सिस, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे इंडियन बैंक, जैसे इलाहाबाद बैंक, जैसे यूनियन बैंक, ऑल बैंक्स प्लस ऑल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आई थिंक आपको थोड़ा सा याद होगा, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कमर्शियल पेपर इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक याद आ रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट्स का पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, हम उसको जनरली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, all these are being regulated by, all these are considered as money market instruments and they are being regulated by Reserve Bank of India। पैसा बेटे, जहां पैसा आएगा वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आप आ जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को रेगुलेट करेगा प्लस मनी मार्केट को रेगुलेट करेगा। इसका मतलब सेबी का, जैसे हमारी ज्वाइंट फैमिली में अगर आप देखें तो ग्रैंड फादर का रोल अलग है, ग्रैंड मदर का रोल अलग है, फादर का रोल अलग है, मदर का रोल अलग है, बड़े पापा का रोल अलग है, बड़ी मम्मी का रोल अलग, सबके अलग अलग रोल्स हैं और सब पूरे घर को रेगुलेट कर रहे हैं, पूरी ज्वाइंट फैमिली को रेगुलेट कर रहे हैं ऑन द सेम मैनर। बेटे पूरे म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए हम 4 अथॉरिटीज को लेकर आए हैं। पहली अथॉरिटी का नाम है, पहले रेगुलेटर का नाम है सेबी, दूसरे रेगुलेटर का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबका अलग अलग रोल है। जैसे बैंक्स को और मनी मार्केट को ये करेगा, सेबी नहीं कर रही है ना। तीसरा, सेबी किसको कर रही है, कैपिटल मार्केट उसको कर रही है। थर्ड पॉइंट, रिजर्व इंश्योरेंस के लिए हमारे पास अलग से एक अथॉरिटी है, रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। दिस इज फॉर इंश्योरेंस। Similarly for pension fund, PFRDA, we have pension fund के लिए we have again a regulatory development authority। It means अगर पेंशन का रेगुलेट करना है, उसके लिए कोई स्कीम्स लेकर आनी है, उसके लिए कुछ रूल्स लाने हैं, तो PFRDA का रोल आता है। और अगर उसके ऊपर मैं बात करूं, इंश्योरेंस की बात करता हूं, तो वी हैव LIC, वी हैव GIC, वी हैव हेल्थ इंश्योरेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ऑल दोस 3 कंपनीज, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस कौन रेगुलेट करेगा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट मीन्स पेंशन फंड के लिए वी हैव अ रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि पेंशन फंड के पैसे कहाँ जाएंगे, इसका ट्रस्ट कौन सा होगा, कहाँ पे देंगे, किस एज में हम पेंशन देंगे, कैसे देंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, ऑल विल बी रेगुलेटेड बाय PFRDA। तो आपको 4 अथॉरिटीज, 4 रेगुलेटर्स को याद रखना है। एक सेबी, दूसरा मनी मार्केट, तीसरा IRDA, फोर्थ इज PFRDA। आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू, ये देखिए चारों आपके वर्कबुक में है। मैंने वैसे बड़ी मेहनत की है और आपके लिए एक चीज प्रिपेयर की थी। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैंने एक आपके लिए प्रिपेयर किया है, रोल ऑफ देयर आर 6 लर्निंग वी हैव ऑलरेडी सीन। मैंने बेटे हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की है कि आप लिखोगे, क्योंकि मैं लिखूंगा तभी तो आप लिखोगे। मुझे पता आप बेशरम हो, आप लेट के पढ़ रहे हो, आप लिखोगे नहीं, इसलिए मैंने जान के हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की, अपनी मेहनत की, सो दैट कि आपको आदत पड़ जाए। बेटे इसको आप 50% के लिए मत प्रिपेयर करो, इसको आप अपने क्लाइंटेज को बढ़ाने के लिए प्रिपेयर करो, है ना।
तो आइए, मैंने ऊपर लिखा रोल ऑफ रेगुलेटर्स इन इंडिया। रेगुलेटर्स 4 होते हैं। पहला रेगुलेटर है सेबी, दूसरा रेगुलेटर है आरबीआई, तीसरा रेगुलेटर है आईआरडीए, फोर्थ रेगुलेटर है पीएफआरडीए, जैसे अभी अभी मैंने बताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया बेटे लिखेंगे, थोड़ा सा लिखे ना, घड़ा बनाए, उसमें 4 रेगुलेटर्स करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स, क्या क्या रेगुलेट करता है? बैंक्स। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रेगुलेट करता है? मनी मार्केट। और मनी मार्केट में क्या क्या आता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, इंटर कॉल बैंक मनी मार्केट, ट्रेड्स, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो एक रेगुलेटर का नाम आप लिखेंगे अपने हाथों से, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोस्ती हो जाएगी इससे। दूसरा रेगुलेटर है सेबी। अच्छा, ये कैपिटल मार्केट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देखिए मैंने लिख दिए, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, which we have seen in the last lecture, chapter. And second regulator is SEBI. SEBI, Securities Exchange Board of India, which regulates security markets, which regulate capital instruments, which regulate capital markets. It means अगर किसी कंपनी को शेयर्स लेकर आने हैं, शेयर्स इशू करने हैं, और इफ एक कंपनी को बॉन्ड्स इशू करने हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस दे हैव टू गेट द परमिशन दे हैव, बिकॉज दैट हैज बीन रेगुलेटेड बाय सेबी। और सेबी कहता है कि जब भी आप कोई नया इशू लेकर आते हैं, आईपीओ लेकर आते हैं, या म्यूचुअल फंड वाले एनएफओ लेके आते हो, तो यू शुड ब्रिंग एनएफओ, यू शुड ब्रिंग ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसको हम प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं। तो उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, वैसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिड मतलब हम उसका एक डॉक्यूमेंट देखेंगे, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए 4 रेगुलेटर्स होते हैं। दूसरे का आप नाम लिख रहे हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। इट मीन्स इफ यू वांट टू कम विद बैंक्स, विद बॉन्ड्स, विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विद डिबेंचर्स, विद इक्विटी शेयर्स, विद पीएसयू बॉन्ड्स, विद बैंक बॉन्ड्स, तो यू हैव टू गेट अ परमिशन, प्रायर परमिशन फ्रॉम सेबी, बिकॉज सेबी बड़े पापा हैं, इस चीज को वो रेगुलेट करते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं। जैसे आप घर में सपोजिंगली आपको खाना हो, है ना, कुछ नई चीज खानी है, पाव भाजी खानी है, तो आप बड़ी मम्मी के पास जाओगे, क्योंकि बड़ी मम्मी जो कहेंगी वो छोटी मम्मी को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको मूवी देखनी है तो आप क्या करेंगे? बड़े पापा के पास या दादाजी के पास जाएंगे, क्योंकि दादाजी को आप किसी तरह से कन्विंस करेंगे, और दादाजी अगर कह देंगे तो आप सब मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। इट मींस एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट रोल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अ डिफरेंट रोल, सेबी हैज अ डिफरेंट रोल, देन आईआरडी हैज अ डिफरेंट रोल, देन पीएफआरडी हैज अ डिफरेंट रोल। तो यहां देखिए कि मैंने आपके सामने थर्ड रेगुलेटर रख दिया, आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आईआरडीए मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 3 इंश्योरेंस कंपनीज है जी, एलआईसी है, जीआईसी है, और कोविड सिनेरियो के बाद आप देखें हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इन तीनों के अलग अलग आपको बातों को समझना है। फोर्थ रेगुलेटर है पेंशन फंड के ऊपर, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच रेगुलेट्स पेंशन मार्केट। इट मींस पेंशन को अलग से हमने एक अलग अथॉरिटी बना दी। तो आपको ये बात सबको समझ आ गई। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो हमने कर भी लिया, व्हाट आर द रोल ऑफ रेगुलेटर्स। आई थिंक आई हैव गिवन यू द रोल ऑफ रेगुलेटर्स। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, मैं अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाऊंगा और हद से गुजर जाऊंगा। कैसे? बिकॉज आई एम मेनली फोकस टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड। मुझे पेंशन फंड की बात नहीं करनी, मुझे यहाँ इंश्योरेंस की बात भी नहीं करनी, मुझे यहाँ मनी मार्केट की बात भी नहीं करनी। हाँ, आई वॉन्ट टू मोर फोकस टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स आते हैं सेबी में, बिकॉज सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट के बड़े पापा हैं। तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, सेबी कस्टोडियन को रिलेट करती है, सेबी ट्रांसफर एजेंट्स को, सेबी रजिस्ट्रार्स को, सेबी ट्रस्टीज को। इट मींस एवरी दिस पर्सन हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद सेबी। तो सेबी का नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपको करना है 10 मार्क्स के लिए, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग द म्यूचुअल फंड। तो अभी मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर बी बताने जा रहा हूं कि भाई सेबी क्या रोल अप्लाई करेगी अगर वो म्यूचुअल फंड को अप्लाई रेगुलेट करना चाहती है। तो बेटे सेबी के लिए मैं ऊपर हेडिंग लिख चुका हूं, दूसरा लर्निंग आउटकम है रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, आपको क्या लगता है? सेबी एक बीच में है, एक तरफ इन्वेस्टर्स हैं और एक तरफ म्यूचुअल फंड्स वाले हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये सेबी को किसका ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दीज म्यूचुअल फंड्स का या इन्वेस्टर्स का, इन मिडिल मैन का, ये कॉमन मैन का, या इन म्यूचुअल फंड्स का? नो डाउट दोनों का देना चाहिए, बट फिर भी होता ना कि एक घर में मम्मी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देती हैं कि जिस बच्चे की तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है या जो जेन्युइन ज्यादा उनको लगता है। बेटे ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये मिडिल मैन है,
इन्होंने अपनी मेहनत के पैसे अर्न किए हैं, इन्होंने पाई पाई थोड़े थोड़े पैसे जमा करके फिर इस एक म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट किया है और वो पैसे इस ट्रस्टी को, इस म्यूचुअल फंड को दे दिए। उसके बाद उस म्यूचुअल फंड ने अपने एएमसी को दे दिए और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। अगर ये हरामी किस्म के लोग निकले तो बेटे इसका ट्रस्ट खो जाएगा, ये बेचारा फिर नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा और वो कंट्री डेवलप ही नहीं कर सकती यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो। सेविंग्स अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट अलग है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1। तो माय मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज, अब मैं आपको जो अभी रेगुलेशंस बताऊंगा, रोल बताऊंगा, जो भी कंडीशंस हम देखेंगे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हम देखेंगे, जो भी रिफॉर्म्स हम देखेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक एक चल रहा होगा, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये हम एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलाएंगे बेटे, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, आप आराम से देखेंगे तो इसमें एक कहीं ना कहीं म्यूजिक होगा। और अगर आप लिखेंगे ना, एक तो होता है ना कि इसमें बड़े सारे रेगुलेशंस हैं, अब इसका रोल बताना है मैंने कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब आप एक तो चुपचाप सुन सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा नोट करें, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने यहां पर देखिए आपके लिए लिख भी दिया, रोल ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुझे अब ये रोल बताना है कि भाई बड़े पापा का क्या रोल है, बड़े पापा किस किस हद तक जा सकते हैं, बड़े पापा क्या रूल्स बना सकते हैं, बड़े पापा क्या रेगुलेशंस बना सकते हैं, बड़े पापा क्या डिस्क्लोज क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बड़े पापा सेबी का रोल हम करने जा रहे हैं। सेबी कहता है कि इफ एनी कंपनी इफ एनी कंपनी और इफ एनी म्यूचुअल फंड इफ वांट्स टू कम विद अ स्कीम, अगर कोई वो स्कीम लेकर आना चाह रहे हैं या कोई कंपनी अपने इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना चाहती है, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न विद म्यूचुअल फंड, तो वी वांट टू टेल कि इफ एनी म्यूचुअल फंड कंपनी वांट्स टू कम विद अ न्यू स्कीम, मान लेते हैं वो नई स्कीम लेकर आ रही है, फंड ऑफ फंड्स, इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड में हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इन दैट केस सेबी ये कहती है इस म्यूचुअल फंड को कि भाई आपको ये सारी बातें पहले डिस्क्लोज करनी है। यू हैव टू डिस्क्लोज टू योर इन्वेस्टर्स, यू हैव टू डिस्क्लोज कि आप क्या कर रहे हैं, स्कीम कितनी है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, रिस्कोमीटर क्या है, रिस्क क्या है, स्पॉन्सर्स कौन है, ट्रस्टी कौन है, एंड इट हैज टू बी डिस्क्लोज थ्रू अ डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। वैसे उस डॉक्यूमेंट का नाम है स्कीम इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट। मतलब स्कीम जो आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जैसे आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड होती है एक स्कूल के बच्चे की, तो उसमें उसका नाम भी होता है, फादर्स का नाम भी होता है, मदर का नाम भी होता है, उसके मैथ्स के, उसके इंग्लिश, साइंस, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल, नेचर, उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर, सभी चीजें उस रिपोर्ट कार्ड में आ जाती हैं। अगर हम उस बच्चे को ना भी मिलवाएं, आप उसको उसकी रिपोर्ट कार्ड दे दें, तो आई थिंक आप उस रिपोर्ट कार्ड से इजीली जज कर सकते हैं कि भाई ये है किस तरह का बच्चा। बिल्कुल इसी तरह से पहली कंडीशन जो सेबी ने डाली है, दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी म्यूचुअल फंड कंपनी शुड डिस्क्लोज। तो देखिए जी, पहली बात आ गई, डिस्क्लोज बाय द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनीज दैट इशू शेयर्स और एनी म्यूचुअल फंड दैट इशू म्यूचुअल फंड यूनिट्स। इट मींस आपका डिस्क्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि सेबी का मेन रोल है बैकग्राउंड म्यूजिक में टू हेल्प द इन्वेस्टर्स। अच्छा आप ये बताइए, जिस कंट्री में एफिशिएंसी कम होगी, मतलब किसी भी काम को करने में मुश्किल आती होगी या उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी, तो लोग कम इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा आप चेक करिए, इन दिस वर्ल्ड देयर आर 200+ कंट्रीज, जिस कंट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती या कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है या लोग ज्यादा सेव करके इन्वेस्ट नहीं करते, बेटे वो कंट्री डेवलप ही नहीं करती। इट मींस एक बात और समझनी है कि डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है, और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री ग्रो नहीं करेगी। बेटे ज्यादा करेंसी नोट तो वैसे भी हम प्रिंट नहीं कर सकते, ज्यादा करेंगे तो डिवैल्यू हो जाएगा। तो सेबी का नेक्स्ट पर्पस नेक्स्ट ये भी है कि भाई जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी सिक्योरिटी मार्केट्स चल रही हैं, उसमें एफिशिएंसी ज्यादा हो। पहले जमाने में पेपर ट्रेडिंग हुआ करता था, आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आ गया है। पहले जमाने में 5% की कमीशन लेते थे जब आप सेल करते थे और बाय करते थे शेयर्स, आजकल 0.5% की हो गई है। अच्छा, कई जगह कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लॉट सिस्टम पेमेंट हो रही है,
कहने का मतलब ये है, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो समझ लेंगे कि सेबी का नेक्स्ट पर्पस नेक्स्ट ये भी है कि एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट्स बढ़नी शुरू हो जाए। तो एफिशिएंसी से क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट से क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। अच्छा, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्म होगी, और कैपिटल फॉर्म से क्या होगा, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट उसको मिलेगा, और अल्टीमेटली हम ग्रो करेंगे, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा और रिटर्न ज्यादा आएगा। बेटे बैंक में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला, इन्फ्लेशन भी नहीं आप मीट कर सकते यार। हाँ ठीक है, बैंक एक गारंटी देता है आपको कि हम इतने % दे देंगे, बट वो कमाई तो ज्यादा करता है ना। म्यूचुअल फंड कोई गारंटी नहीं देता आपको, बट ये सारा का सारा रिटर्न अपने खर्चे लेस करने के बाद आपसे शेयर करते हैं, बिकॉज यू आर द ओनर्स। अब ये भी पेपर में आ सकता है दैट वेदर म्यूचुअल फंड गारंटीज, नो, म्यूचुअल फंड डोंट गारंटी एनीथिंग बिकॉज यू आर द ओनर। ओनर मतलब मालिक ही तो आप, यू आर द यूनिट होल्डर्स। हाँ, इन केस ऑफ बैंक्स दे आर नॉट सो मच ट्रांसपेरेंट कि वो पैसा जो आप देते हो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। बट म्यूचुअल फंड पीपल दे आर मोर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज मोर ट्रांसपेरेंट। तो मैंने आपको ये बताया अभी कि भाई म्यूचुअल फंड सेबी का रोल क्या है। दीज आर द 3 पर्पस, क्या, डिस्क्लोज ज्यादा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट हो, अच्छा लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो। इस बात को थोड़ा सा मैंने लिखा है, वो बात अलग है कि आप इस समय ढीले पड़ चुके हैं। ढीला पड़ रहा नहीं है बेटे, ढीला क्यों पढ़ना है, हेडिंग लिखिए ना, कमर सीधी करके बैठिए बेटा। रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड्स में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, लिखना है। लिखने से क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, फिर जब क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली आप आंसर कर पाएंगे। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, तो उसके लिए उन्होंने बड़े सारे स्कीम्स लेकर आए हुए, हम डिस्कस करेंगे। सेबी रेगुलेट्स, अच्छा सेबी किस किस को रेगुलेट करता है, एक बात और समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड को तो रेगुलेट करता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड के साथ मैंने बताया था स्पॉन्सर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, कस्टोडियन है, एएमसी है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 3। तो सेबी रेगुलेट्स, पहली बात, डिपॉजिटरीज, सेबी रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स, सेबी रेगुलेट्स कस्टोडियन, सेबी रेगुलेट्स रजिस्ट्रार, सेबी रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंज, सेबी रेगुलेट्स ट्रांसफर एजेंट्स। बिकॉज आरबीआई 2 ही चीजों को रेगुलेट करता है, वन इज बैंक एंड सेकंड इज मनी मार्केट। बाकी सारी सिक्योरिटी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हो या सिक्योरिटी मार्केट्स हो, बीइंग रेगुलेटेड बाय सेबी। ये बात भी पेपर में आ सकती है बेटे, ठीक है जी। तो आप लिखिए कस्टोडियन को रेगुलेट करता है, रजिस्ट्रार को करता है, ट्रांसफर एजेंट को करता है। नाउ द पॉइंट इज, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का पेपर इसी चैप्टर से बनने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ सेबी कौन कौन से रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के साथ आया। रिफॉर्म्स का मतलब है कि मतलब राहत है ना, जैसे आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो बिल्कुल गर्मियों में अंदर मन के अंदर राहत मिलती है, मजा आ गया है ना, नींबू पानी पीते हैं तो मजा आ गया। सिमिलरली सेबी हैज कम अप विद सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स। आज हम उन स्कीम्स को देखें, क्या रिफॉर्म्स लेकर आया है। अल्टीमेटली अगर आप उस रिफॉर्म्स के पीछे जाएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक देखेंगे, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो पहली रिफॉर्म लिख लेंगे, डिस्क्लोजर बाय इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज प्रायर टू इशू। ये बात आई थिंक हमने अभी मैंने डिस्कस भी की है बेटे। एक एक लाइन लिख लेंगे, कमर सीधी करेंगे, लिखेंगे। आप ये मत सोचिए म्यूचुअल फंड का पेपर थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा, नहीं यार, लिखो ना। पहली बात, इट इज इंपॉर्टेंट बेटे, एज पर सेबी, एज पर रिफॉर्म्स ये कंपल्सरी हो गया है कि अगर कोई कंपनी और म्यूचुअल फंड इज कमिंग विद न्यू शेयर्स or they want to raise funds through any scheme, they have to disclose that, and it has to be disclosed either by offer document or by a prospectus। वो भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में कि क्या करना पड़ता है म्यूचुअल फंड को। अभी आप ये समझ लीजिए, इट हैज टू बी डिस्क्लोज। इट मीन्स पहले उनको बताना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इन्वेस्टर की मर्जी होगी तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो दिस इज द रिफॉर्म फॉर द इन्वेस्टर्स। सेकंड, टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन द ट्रांजैक्शंस। मैंने अभी भी बताया कि भाई ट्रांजैक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट में एफिशिएंसी हो। एफिशिएंसी का मतलब है लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, इजिली आप उस प्लेटफॉर्म में एंटर कर सकते हो, इजिली बाय सेल कर सकते हो, इजिली डीमैट अकाउंट ओपन होता हो, इजिली आप एक ही जगह जाकर सारे ऑर्डर्स कर सकते हो। तो आई थिंक उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो ये सेकंड पर्पस है सेबी का। अच्छा, अब आप लिख रहे हैं ना और मेरी बात सुन रहे हैं, दोबारा नहीं भी पढ़ेंगे ना, आप सीधा एग्जामिनेशन देने चले जाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात अंदर चली गई है कि व्हाट आर द मेन पर्पस,
और व्हाट आर द मेन रिफॉर्म्स बाय सेबी। तो ये आपके माइंड में क्लियर हो चुका है कि लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। पहले 5% से मैंने एग्जांपल लिखा है जी, पहले पेपर ट्रेडिंग थी, अब आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई है। अच्छा, पहले पहले क्या था, पहले रिडक्शन रेट, अब पहले 5% की कमीशन होती थी, आजकल 0.5 की हो गई है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे जीरोधा है, या और भी बड़े सारे हैं जहां पे 20 रुपए पर लॉट लेते हैं, और कई जगह तो लेते ही कुछ नहीं, क्योंकि जमाना बदल गया बेटा, जमाना बदल गया, एफिशिएंसी हो चुकी है। इट इज ओनली ड्यू टू बिकॉज ऑफ सेबी हैज कम अप विद सो मेनी रिफॉर्म्स, जिससे कि अल्टीमेटली एफिशिएंसी बढ़ रही है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं। एज पर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेटर्स, एज पर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 में बड़ी सारी अब मैं रेगुलेशंस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको ये लगेगा कि कुछ रिफॉर्म्स आई हैं। आई थिंक यू आर ऑल अवेयर। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा कि सेबी ने म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस 1996 में निकाली, 1997 में निकाली, 1998 में निकाली। एक बार आप लिख लेंगे और मेरी बात को सुनेंगे तो आपको 1996 याद रहने वाला है। बेटे सेबी की म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस 1996 में आई थी, ठीक है सर। सेबी रेगुलेट्स ऑल 45 म्यूचुअल फंड्स। एक बात को समझना है, कई बार कुछ परमिशन आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूं HDFC बैंक है, सुनना ध्यान से, HDFC बैंक इज अ स्पॉन्सर ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड। अच्छा, अगर बिकॉज HDFC बैंक है तो ये रेगुलेट कौन कर रहा है, RBI, बट HDFC म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट कर रहा है, सेबी। अच्छा, HDFC म्यूचुअल फंड को कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दे हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम RBI ऑल्सो, बट इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी ओनली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोज म्यूचुअल फंड्स whose sponsors are banks, even those mutual funds are also regulated by SEBI। तो SEBI 45 म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कर रहा है, whether it is being sponsored by bank or not। हाँ, अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर HDFC म्यूचुअल फंड को Amazon के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स बाय करने हैं, तो HDFC म्यूचुअल फंड को डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, और डॉलर्स का माई बाप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो HDFC बैंक को परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम RBI, बट इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय दैट। रेगुलेट तो सेबी कर रहा है, चाहे स्पॉन्सर बैंक है या नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो एक बात लिखेंगे, एज पर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेटर्स रेगुलेशंस 1996, सेबी रेगुलेट्स ऑल दिस इवन इफ दोज म्यूचुअल फंड्स आर स्पॉन्सर्ड बाय अ बैंक। मैंने अभी भी बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दिया, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड है ना, ICICI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ये सारे बैंक स्पॉन्सर्स हैं। And sometimes they have to get the permission from RBI in relation to something, if they want to come with a euro issue। मतलब अगर कुछ बॉन्ड्स इशू करना है या कुछ भी करना है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज के इन्वॉल्वमेंट है, देन दे हैव टू कम टेक द परमिशन फ्रॉम RBI, बट स्टिल द रेगुलेटर इज सेबी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है। हाँ जी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। मैंने लिख दिया Amazon शेयर्स, इफ यू वांट टू बाय Amazon शेयर्स, दोज आर लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज and you have to pay in dollars, and when you have to pay in dollars, foreign exchange is involved, and when I say foreign exchange, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। मैं भूपेश आनंद आगे चला, अब बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस बता रहा हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है कि भाई ये म्यूचुअल फंड है ना, ये इन्वेस्ट करेगा, बट नेचुरल है स्कीम्स में, लार्ज कैप स्कीम में, मिड कैप स्कीम में, स्मॉल कैप स्कीम में, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स बाय करेगा। तो सेबी ये कह रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है शुड हैव सम रिस्ट्रिक्शंस। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है ये जब इन्वेस्ट करेगा तो इसके ऊपर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, मतलब कुछ शर्तें लगा दी हैं, मतलब वी हैव पुट सम कंडीशंस। किसके ऊपर? इसके ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर। उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप ध्यान से इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको एक लॉजिकली बात समझ आएगी, दे आर केप्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। कहीं ना कहीं आपको, अगर आप लार्जर एस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स दिखेगा। जैसे मैं भी कहूंगा आपसे, आई विल बी टेलिंग यू कि भाई एक म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के 10% के पेड अप कैपिटल से ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब एक HDFC म्यूचुअल फंड है ना, कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ एनी कंपनी ऑल टुगेदर। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस एक कंपनी मान लेते हैं, अब HDFC म्यूचुअल फंड वाले AMC वांट्स टू बाय शेयर्स ऑफ इन्फोसिस इन लार्ज कैप, इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तीनों में। मान लेते हैं इन्फोसिस ने 10 लाख शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को,
तो ये जो कंपनी है, ये जो HDFC म्यूचुअल फंड है, कैन नॉट बाय मोर देन 1 लाख शेयर्स। अगर 10 लाख पब्लिक भी इशू हुए हैं, if 10 lakh shares are issued to the public, then this mutual fund cannot buy more than 1 lakh shares. 1 लाख से ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि 10% ऑफ 10 लाख इज 1 लाख। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए हैं? बेटे, अगर 10% से ज्यादा हो गया ना, तो इनके पास वोटिंग पावर आ जाएगी, दूसरे चक्रों में फंस जाएंगे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव दूसरे चक्रों में फंसना नहीं है। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ द यूनिट होल्डर्स। तो उन्होंने कंडीशन लगा दी कि भैया आप एक कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर्स की पेड अप शेयर कैपिटल जो पब्लिक है उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अभी देखेंगे क्यों। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि इफ दिस कंपनी म्यूचुअल फंड वांट्स टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द ग्रुप कंपनीज, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ HDFC। सुनना, ध्यान से सुनना बेटे, लिखा तो है लेकिन ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूं ना, ये कहीं नहीं है। मैं एग्जाम्पल से रिलेट करके बता रहा हूं, अभी लिख लेंगे। मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, आपके लिए बताने के लिए प्रिपेयर किए हैं। मैं ये कहता हूं HDFC बैंक स्पॉन्सर है HDFC म्यूचुअल फंड का। अच्छा, HDFC के पास बड़े सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, HDB सिक्योरिटीज, HDFC होम फाइनेंस, HDFC LIC, बड़ी सारी कंपनीज हैं। मतलब उसी ग्रुप में, जैसे टाटा मोटर्स एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, तो टाटा मोटर्स है, TCS है, दिस है, टाटा फाइन, टाटा दिस, इट मींस ग्रुप कंपनीज हैं। अब यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन ये आ रही है कि ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, दे कैन नॉट इन्वेस्ट, पहली बात, मोर देन 25% ऑफ देयर नेट एसेट्स। आई रिपीट, म्यूचुअल फंड के पास जितने भी पैसे हैं, नेट एसेट्स जो भी हैं, उसका 25% से ज्यादा वो पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं, उससे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकता। इट मींस HDFC म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन HDB सिक्योरिटीज, इन HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इन HDFC हाउसिंग फाइनेंस, इन किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये सारी इन्वेस्टमेंट, सारी स्कीम्स की, लार्ज में, मिड में, स्मॉल में, सब मिलाकर 25% ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड के जो नेट एसेट्स हैं, मान लेते हैं 1 लाख करोड़ हैं, तो 25% ऑफ 1 लाख करोड़ कितना हो गया? 25,000 करोड़। इट मींस दे कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 25,000 करोड़ इन ग्रुप कंपनीज ऑफ द सेम स्पॉन्सर। तो बेटे, ऐसे कुछ कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा, रिस्ट्रिक्शंस बताऊंगा, जिससे कि म्यूचुअल फंड अपने मेन ऑब्जेक्टिव से आगे पीछे नहीं होगा। अच्छा, आपको पता है कि शेयर्स जो आप खरीदते हैं, है ना, एज ए इंडिविजुअल मैं अपनी बात करूं, आई समटाइम्स परचेज शेयर्स। मैंने सुबह खरीदे, शाम को बेच दिए। मुझे लगा यार सुबह सस्ते मिल रहे थे, शाम को महंगे, तो बेच दो, डे टू डे ट्रेडिंग कर ली। बट म्यूचुअल फंड पीपल, दे डोंट गो फॉर, दे आर रिस्ट्रिक्टेड कि वो डे टू डे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उनको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। मतलब वो खरीदना बेचना उनका धंधा थोड़ी है, उनका धंधा है लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करना एज पर द स्कीम। तो उस केस में म्यूचुअल फंड को ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया सेबी ने कि आप डे टू डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते शेयर्स की। यू कैन नॉट ट्रेड बॉन्ड्स डे टू डे, सुबह खरीदा शाम को नहीं, आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। शेयर्स जो हैं उसको अलग से, जो आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके पैसे अलग बैंक अकाउंट में आएंगे, और जो आप शेयर्स बाय कर रहे हैं, सुनना, दैट शुड नॉट बी इन द नेम ऑफ डायरेक्टर of AMC, or that should not be in the name of trustee of that company, rather that should be in the name of that scheme, उस म्यूचुअल फंड के नाम में होने चाहिए। जैसे HDFC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप स्कीम, उन्होंने शेयर्स बाय किए इन्फोसिस के, टाटा के, तो दोज शेयर्स शुड बी इन द नेम ऑफ HDFC लार्ज कैप फंड स्कीम। अब इससे होगा क्या कि हमने हर रिस्ट्रिक्शन में, अगर आप ग्लोबली चेक करेंगे, ब्रॉडली देखेंगे, तो इन्वेस्टर्स का बेनिफिट हो रहा है। अब आपको लगेगा ये क्या याद रहेंगी? बेटे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आ रही है, आप लिखेंगे तो याद हो जाएंगी। मुझे तो लिखते लिखते याद हो गई। तो आप ऊपर लिखिए जी, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। पहली बात मैंने लिखा, डे ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड, मतलब आप सुबह खरीद के शाम को नहीं बेच सकते, यू हैव टू गेट अ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब आपने जुआ नहीं खेलना, आपने धंधेबाजी नहीं करनी, सुबह बेचा, खरीद लिया, फिर बेचा, आप इसलिए थोड़ी, वो तो स्टॉक ब्रोकर का काम है, म्यूचुअल फंड का काम ये नहीं है। इट मींस यू हैव टू बाय, सेकंड रिस्ट्रिक्शन इज यू हैव टू बाय और सेल सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ म्यूचुअल फंड इन दैट स्कीम। यू कैन नॉट बाय इन द नेम ऑफ एनी डायरेक्टर और एनी ट्रस्टी और इन द नेम ऑफ AMC, नो।
तो लिखिए जी सेकंड रिस्ट्रिक्शन, बाय सेल शेयर्स ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस, ठीक है। सिक्योरिटीज परचेज बाय म्यूचुअल फंड शुड नॉट बी, नहीं होने चाहिए in the name of AMC, should not be in the name of director, should not be in the name of sponsor, rather it should be in the name of that scheme. मुझे पता है अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपको लिखना पड़ रहा है ना। आपने YouTube में दूसरा लेक्चर देखा होगा किसी दूसरी टीचर का, वो बोलते नहीं लिखने को, लेकिन आपको पता नहीं है फायदे में आप ही रहने वाले हो। लॉन्ग रन में आपको ये सारी बातें ध्यान रहेंगी, तो जब आप क्लाइंट के सामने ये बातें बोलोगे तो अल्टीमेटली वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, पेपर तो पास होगा ही होगा। बेटे अभी शॉर्ट टर्म प्लेजर मत देखो, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखो। डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट होगा, जैसे मैंने आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इफ HDFC लार्ज बायस 50,000 शेयर्स, मैंने अज्यूम किया कि अगर HDFC ने TCS के शेयर्स खरीदे, फंड ने, म्यूचुअल फंड ने, देन इट शुड बी इन द नेम ऑफ लार्ज कैप स्कीम और मिड कैप स्कीम, जो भी स्कीम के तहत उन्होंने शेयर्स खरीदे, इट शुड नॉट बी इन द नेम ऑफ AMC और इट शुड नॉट बी इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स। वी हैव ऑलरेडी सीन। एक और रिस्ट्रिक्शन जो बड़ी प्यारी है, जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, बेटे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कंपेयर करूंगा मैं म्यूचुअल फंड को। अगर आप LIC की पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेते हैं फ्रॉम एनी कंपनी, तो आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, उसी कंपनी को वो अपनी पॉलिसी सबमिट कराकर, मतलब प्लेज करके। इट मींस LIC ग्रांट्स अ लोन टू देयर पॉलिसी होल्डर्स ऑन दैट पॉलिसी, ऐसा होता है। बट यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, म्यूचुअल फंड दे डोंट गिव अ लोन ऑन प्लेजिंग ऑफ देयर यूनिट्स। इट मींस अगर एक यूनिट होल्डर है एक्सिस म्यूचुअल फंड का और उसको पैसों की जरूरत है, तो वो यूनिट्स एक्सिस म्यूचुअल फंड को देकर उसके ऊपर लोन नहीं ले सकता, क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड को मना कर दिया सेबी ने कि आप इस तरह से लोन नहीं देंगे। इट मींस अगर इस यूनिट होल्डर को पैसों की रिक्वायरमेंट है तो किसी बैंक में चला जाए और वो प्लेज कर दे यूनिट्स, वहां से ले ले, या किसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के पास चला जाए, बजाज फाइनेंस के पास चला जाए, किसी बैंकिंग कंपनी के पास चला जाए और वो अपने यूनिट्स प्लेज कर दे और उसके बदले में पैसे ले ले। दैट कैन बी पॉसिबल, बट यू कैन नॉट टेक द लोन फ्रॉम द सेम म्यूचुअल फंड एज इन केस ऑफ LIC। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा बार बार। तो ये देखिए नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, म्यूचुअल फंड कैन नॉट गिव अ लोन, कैन नॉट गिव अ लोन। बेटे मैंने क्या किया, हाइलाइट्स जो रिस्ट्रिक्शंस थी जो पेपर में बार बार आ रही है, 10 है, मैंने उसमें से 4 या 5 लिखी है कि आपको लॉजिकली याद रहे पेपर के समय, और मेन यही है। फिर मैंने कहा एनी म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर कैन नॉट बोरो फ्रॉम द एक्सिस म्यूचुअल फंड। मैंने अभी बताया एक्सिस म्यूचुअल फंड का यूनिट होल्डर एक्सिस से नहीं ले सकता, वो HDFC बैंक से ले ले, ICICI बैंक से ले ले। अच्छा वो HDFC म्यूचुअल फंड से भी नहीं ले सकता, मतलब म्यूचुअल फंड वाले लोन दे ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, समझ लीजिए आप, ठीक है जी। म्यूचुअल फंड कैन नॉट इन्वेस्ट इन, अब ये बड़ी प्यारी सी बात बता रहा हूं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था HDFC बैंक का, एंड HDFC बैंक इज अ स्पॉन्सर एंड HDFC म्यूचुअल फंड इज देयर एंड देयर आर सो मेनी ग्रुप कंपनीज। मैंने आपको एग्जांपल दिया था HDFC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। अज्यूम करते हैं कि उस ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक कंपनी अनलिस्टेड है। मैंने उस एग्जांपल एट द टाइम आई वाज टेलिंग कि भाई 1 लाख करोड़ हैं तो 25,000 करोड़ से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो मैंने अज्यूम किया था कि सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि HDFC के उस ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोई ऐसी कंपनी है जो अनलिस्टेड है। एक बच्चा कहता है अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होती, आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जैसे HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड पब्लिक कंपनी तो है, बट इट इज नॉट अ लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आप ये कहेंगे कि वो कंपनी अनलिस्टेड है, या किसी कंपनी ने पैसे प्राइवेटली उठाए हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेटली प्लेस्ड कंपनीज। तो एनी म्यूचुअल फंड इवन इफ दैट कंपनी इज अ ग्रुप कंपनी, बट बिकॉज दैट कंपनी इज अनलिस्टेड, तो ये म्यूचुअल फंड अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज को में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कोई भी म्यूचुअल फंड, मतलब बाहर तो करने का मतलब ही नहीं है, अपने ग्रुप में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता इफ दोस कंपनीज आर अनलिस्टेड। तो बेटा देखो क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड कैन नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड और प्राइवेटली प्लेस्ड और एसोसिएट और ग्रुप कंपनीज। अच्छा अनलिस्टेड में तो कर ही नहीं सकते, प्राइवेटली प्लेस्ड में भी नहीं कर सकते, ग्रुप कंपनीज में मैंने अभी भी बताया 25% से ज्यादा नहीं कर सकते ऑफ द नेट एसेट्स। आई हैव जस्ट टोल्ड यू, वही एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है, आप लिखेंगे बेटे, एग्जांपल से आपको सारी बातें याद रहने वाली हैं। HDFC म्यूचुअल फंड, मैंने कहा स्पॉन्सर HDFC बैंक है, फिर मैंने कहा HDFC हैज सो मेनी डिफरेंट ग्रुप कंपनीज,
बड़ी बड़ी मेहनत की है, रिलेट करने की कोशिश की है प्रैक्टिकली। अगर आप इसको वर्कबुक से पढ़ें तो आप छोड़ के चले जाएंगे। अब आपको रिलेट करना समझ आ गया कि मैंने क्या बताया, दिस इज टू बी रिलेटेड विद दिस, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज दिस। एचडीएफसी होम बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी असॉर्टेड, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। नाउ ये सारी ग्रुप कंपनीज हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सारी लिस्टेड है। अगर इसमें से कोई अनलिस्टेड होगी तो उसमें तो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सारी लिस्टेड है। तो 25% से ज्यादा किसका, 25%, जो भी टोटल नेट एसेट है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास, उसका, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1 लाख करोड़ फंड्स हैं, नेट एसेट्स हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास, तो 25,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन सभी में। ठीक है जी, तो यहां देखिए जी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग 1 लाख करोड़, सो मैक्सिमम सपोज कर रहे हैं उसके पास जो नेट एसेट्स है 1 लाख करोड़, सो मैक्सिमम कैन बी इन्वेस्टेड विल बी 25,000 करोड़ इन ऑल ग्रुप कंपनीज इफ दे आर लिस्टेड। अनलिस्टेड में तो वैसे भी नहीं कर सकते, मतलब 25% की लिमिट नहीं आती अगर वो अनलिस्टेड है तब भी। आई थिंक आप समझ रहे हैं, मेरा गलत दर्द हो गया बोलते बोलते। बोलो भैया हाँ या ना तो बोल दो, लिख रहे हो नहीं लिख रहे, कमर सीधी। वन म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन अनदर म्यूचुअल फंड मैक्सिमम अप टू 5%। इट मींस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक्सिस म्यूचुअल फंड में 5% ऑफ नेट एसेट तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बेटे फंड ऑफ फंड स्कीम्स अलग है, वो तो स्कीम है ना। एक फंड दूसरे फंड में 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अभी मैं आपको वर्कबुक में लेके जाऊंगा, वहां सब लिखा हुआ है। और ये बात भी मैंने अभी बताई है कि अ म्यूचुअल फंड कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ एनी कंपनी। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। एग्जांपल जरूर लिख लेना, अभी कंडीशंस वो वर्कबुक में होंगी। म्यूचुअल फंड शुड नॉट own more than 10% of the company's paid up capital of the company. Infosys issued 10 lakh shares. So in this case, maximum mutual fund can invest up to 1 lakh shares. बेटे अब क्या बताऊं मैं आपको, ये सारी बातें मैंने इसकी पीपीटीज भी प्रिपेयर की है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पीपीटी से बताऊंगा तो शायद आपको अब कम समझ आए, है ना। मैंने उसके रिलेट कर दिए एग्जांपल्स। अब आप देखिए ना, यहाँ पे सारी रेगुलेटरी दी हुई हैं, रेगुलेशंस दी हुई हैं, मैंने इसकी पीपीटीज भी प्रिपेयर की है। बट इन सभी रेगुलेशंस में से ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। आपने ये समझनी है म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस, the applicable this 1996, this investment restrictions and portfolio diversification norms. I have just told you there are restrictions and we have seen that. We have seen, यहाँ देखिए मैंने जनरल रिस्ट्रिक्शंस में क्या लिखा है, The mutual fund will buy and sell on delivery basis. पहली कंडीशन ही चेक करिए, पेपर में बार बार पूछ रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे नहीं कर सकते आप, डिलीवरी बेसिस पे खरीदना है बेचना है। म्यूचुअल फंड शैल नॉट गिव एनी लोन, अपने यूनिट्स में वो लोन नहीं दे सकते। द स्कीम विल नॉट बी इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड और प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटीज। बेटे मैंने तो एग्जांपल दिया एचडीएफसी, अब आप खाली उसको पढ़ते हैं और अगर आप रिलेट नहीं करते, आपको एग्जांपल ही नहीं पता तो जितनी बार मर्जी पढ़ो आप भूल ही जाओगे। लेकिन हाँ, अब क्योंकि आपने एग्जांपल लिखा, क्योंकि आपने कमर सीधी रखी, क्योंकि आपने वो बातों को समझा, तो आपको अब दोबारा से नहीं भी पढ़ोगे तो उस दिन धुंधला धुंधला याद रहने वाला है, पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया बेटे। ये देखो जी, 25% की बात मैंने जो बताई आपको, है ना, 25% मैंने आपको बताया। बोलो ना बेटे, बोलो मेरे बेटे, बताया या नहीं बताया। ये देखिए ये 25% है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। फिर मैंने बताया आप 10% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल में नहीं कर सकते। ये तीनों बातें ध्यान रखनी है, पेपर में ये पूछेंगे बार बार, है ना, रिस्ट्रिक्शंस पर्टेनिंग टू। तो आई थिंक आप थोड़ी सी बात मेरी आज के इस लेक्चर में सुन चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा गाना जरूर देखें बेटे। मुझे पता है कि कई बार आपको लगता होगा यार ऐसे ही है, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है बेटे, अब जब एक जिम्मा लिया है ना उसको पूरा करें। आप मुश्किल नहीं है बेटे, आसान है, मंजिल आसान है, छीन लो मंजिल को यार। आशा है, आपकी आशा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनो, आपकी आशा है कि आपको इतने लाख रुपए की कमीशन मिले, पैसिव इनकम है बेटे, मिलेगी। उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं है, मुश्किल यार करो ना, नहीं मुश्किल करके दिखाओ बेटा। मैंने चैप्टर 4 का लेक्चर 1 आपके लिए स्टार्ट कर दिया है, आगे बढ़ेंगे। अब मैं लेक्चर 2 में आऊंगा, अभी मैं सेविंग की बात ही करूंगा, ठीक है। लेक्चर 2 में हम देखेंगे। मैं अभी आज इस लेक्चर में बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल करने वाला हूँ। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अभी आपने वर्कबुक नहीं देखनी,
पहले एक बार लेक्चर 2 मेरा सुनिए। चैप्टर 4 का लेक्चर 2 सुनने के बाद आई विल टेल यू कि भाई अब आप वर्कबुक से या अब आप मेरी पीपीटी से देख सकते हो, अभी तक नहीं देखना। खाली आज आपने मेरे लेक्चर को दोबारा से सुनना है, चीजें नोट नहीं की तो वीडियो को पॉज करके लिखना है, बस इतना ही। फिर मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।